नमस्कार बच्चों, भूगोल विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कृषि भूगोल पढ़ रहे थे और कृषि भूगोल के अंतर्गत आज का विषय है कृषि को प्रभावित करने वाले तथ्य, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। मैकहॉर्ग विद्वान थे, उन्होंने कहा प्रकृति सीमाएं निर्धारित करती है, दिशा निर्देश देती है तथा पर्यावरणीय समस्याएं सुलझाने में मानव की सहायता करती है। कृषि की विविधताएं भौगोलिक दशाओं का प्रत्युत्तर होती है, लेकिन इनकी अनदेखी व अवांछित हस्तक्षेप अनेक समस्याओं का कारण बन जाती हैं। भौगोलिक दशाएं स्वयं में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का द्योतक होती हैं, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि की सभी गति क्रियाओं को प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि उन्हें एक निश्चित दिशा में ढालती भी हैं। इन लाइनों से हमें समझ में आ गया कि कृषि को वहाँ की प्राकृतिक दशाएं, भौतिक दशाएं बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर कैसे कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले तथ्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के तथ्य हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपको तालिका में दिख रहा है। प्रथम पार्ट है भौतिक तथ्य, फिजिकल फैक्टर्स। दूसरा है सामाजिक आर्थिक तथ्य, तीसरा मानवीय तथ्य और चौथा है राजनीतिक व अन्य तथ्य। तो ये 4 तथ्य मुख्य रूप से कृषि को प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स और पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक तथ्य। किसी भी प्रदेश में कृषि का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। कृषि की दशाएं प्रथम रूप से भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जन्म लेती है और विकसित होती है। तो सबसे पहला तथ्य भौतिक तथ्य में है धरातल, टेरेन, यानी वह क्षेत्र कैसा है जहाँ हमें कृषि करनी है, उसका सापेक्ष उच्चावच कितना है, सामान्य ढाल कितना है, और उस धरातल के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, ढाल और वहाँ पर अपवाह प्रतिरूप कैसा है। धरातल की बात करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से धरातलीय दशाएं कृषि को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से पहाड़, मैदान व पठार धरातल के रूप हैं और मुख्यतः मैदानों में ही मानव कृषि सभ्यता का विकास हुआ है। इसका कारण वहाँ की ऊंचाई और ढाल है। ऊंचाई पे जाने के पश्चात हम जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे कृषि व्यवस्था प्रारूप में परिवर्तन आता है। अधिक ऊंचाई पर फसलों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। अधिक ऊंचाई पर हवा व CO2 की अधिकता के कारण आर्द्रता में कमी होती है और तापमान में गिरावट होने से सामान्य कृषि नहीं हो पाती। इसके अलावा अधिक ऊंचाई होने पर हिमपात के कारण भी फसलों को उत्पादन प्रभावित होता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। हिमालय क्षेत्र में कृषि लगभग 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक देखी जाती है तथा पशुपालन का कार्य 3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक मिलता है। यहाँ आपको चित्र दिख रहा है जिसमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश की कृषि पर ऊंचाई का प्रभाव देखने को मिल रहा है। फसलों के प्रारूप में ही परिवर्तन आ रहा है ऊंचाई के साथ साथ, और आप देखें कि 4500 मीटर के पश्चात तो हिम आच्छादित महाद्वीपीय तुल्य जलवायु होती है और सदैव हिम से आच्छादित रहता है। उससे नीचे अल्पाइन चरागाह वाले क्षेत्र हैं। तो इस चित्र से आपको ऊंचाई का प्रभाव कृषि पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में ऋतु प्रवास देखने को मिलता है। पशुपालक अपने पशुओं को लेकर ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार प्रवास करते हैं। आल्प्स प्रदेश में 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पशुपालन तथा न्यूजीलैंड में इतनी ही ऊंचाई पर कृषि कार्य मिलता है। तो ऊंचाई का प्रभाव कृषि पर है। दूसरा है स्लोप ग्रेडियंट, ढाल का विश्लेषण। तीव्र ढाल, साधारण ढाल और समतल भूमि, ये ढाल के अनुसार भूमि को हम कह सकते हैं। कृषि के लिए साधारण ढाल व समतल भूमि एक उपयुक्त होती है। तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन अधिक होता है, पानी का प्रवाह शीघ्रता से हो जाता है, बाढ़ की संभावना रहती है, इसलिए वहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि नहीं की जा सकती। सूर्य तप की मात्रा, वर्षा जल,
वह अपवाह प्रतिरूप ढाल द्वारा ही प्रभावित होते हैं और ढालों की तीव्रता में वृद्धि के साथ साथ कृषि कार्यों की लागत मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करने पर अधिक व्यय लगाना पड़ता है। न्यूजीलैंड में 25 डिग्री से 30 डिग्री ढाल वाले भागों पर खेती की जाती है। आल्प्स में 15 से 20 डिग्री ढाल वाले क्षेत्रों पर खेती होती है और वहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। ढाल की दुगना होने पर प्रति इकाई क्षेत्र में अपर्दन की मात्रा 2.5 गुना बढ़ जाती है, यानी अधिक ढाल वाला क्षेत्र वहाँ पर मृदा अपर्दन अधिक होता है। सिंचाई क्षमता का भी ढलवा क्षेत्र में ह्रास हो जाता है। जल जमाव क्षेत्र और दूरअपवाही क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। जल निकासी की समुचित प्रबंधन के द्वारा इन क्षेत्रों में हम कृषि का विकास कर सकते हैं। तो ढाल का भी अपना एक प्रमुख स्थान है। तो ये प्रथम फैक्टर जो हम कहें भौतिक तथ्य में पहला पार्ट था जलवायु, भौतिक तथ्य में पहला पार्ट था धरातल। अगला पढ़ रहे हैं हम जलवायु। जैसा कि आपको सभी को पता है जलवायु क्या होती है। किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं का जब हम दीर्घकालीन अध्ययन करते हैं तो वह कहलाती है वहाँ की जलवायु। मृदा व वनस्पति परोक्ष से जलवायु का ही प्रतिफल होती है। कृषि फसलों की सीमा के निर्धारण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु तथा फसल उत्पादन में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। पौधों की प्रतिक्रिया की दृष्टि से जलवायु के 3 प्रमुख कारक हैं: तापमान, जलापूर्ति और प्रकाश, जो फसलों के विकास के प्राथमिक निर्धारक कारक है। कौन कौन से? तापमान, जलापूर्ति और प्रकाश। तापमान पौधों के विकास की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अंकुरन से लेकर उनकी वृद्धि के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है। न्यूनतम, अनुकूलतम व उच्चतम तापमान की सीमाएं होती हैं। फसलों की वृद्धि तापमान की अपेक्षा तापांतर द्वारा अधिक प्रभावित होती है। अधिक तापमान वाली फसलों का उत्पादन मध्य अक्षांशीय तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में संभव नहीं हो पाता। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में हिमांक की अपेक्षा द्रुत शीतलन फसलों को अधिक हानि पहुंचाता है। शीतल रात्रि में अनेक फसलें पाले के प्रकोप के कारण नष्ट हो जाती है। आलू और चुकंदर जैसी कुछ फसलों में रात्रिकालीन कम तापमान के कारण वहाँ पर उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कम तापमान आलू और चुकंदर की फसल के लिए अनुकूल माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों में गर्म धाराओं के कारण फसल उत्पादन के लिए अधिक वर्धन समय मिल जाता है, क्योंकि तापमान बहुत अधिक नहीं गिर पाता। जबकि उसी अक्षांश पर स्थित रूस, चीन तथा कनाडा में वर्धन अवधि कम मिलती है। महासागरीय तटीय क्षेत्रों व महाद्वीपीय आंतरिक भागों में भी तापमान की वार्षिक उपलब्धता और वर्धन अवधि में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जलवायु में दूसरा फैक्टर है वायु राशियाँ व पवन। वायुदाब की भिन्नता तापमान के कारण होती है और यही धरातली दशाओं द्वारा प्रभावित होता है। तापमान की भिन्नता, वायुदाब के कारण ही वायु राशियाँ तथा पवनों की गति प्रभावित होती है। जितना अधिक वायुदाब का अंतर होगा उतनी ही तीव्र गति से पवन प्रवाहित होगी। शीतल वायु राशियाँ फसलों को नष्ट कर देती हैं। वायुदाब भिन्नता से ही चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जो कुछ क्षेत्रों को वर्षा द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में फसलों को हानि भी पहुंचाते हैं। शुष्क पवनें फसलों के लिए हानिकारक होती हैं। जलवायु में अगला पॉइंट है हिमपात, स्नोफॉल। उच्च अक्षांशों पर हिमपात अधिक होता है, वहाँ पे पशुचारक मौसमी प्रवास करते हैं और इस क्षेत्र में वायु तापमान बहुत अधिक न्यून हो जाता है। हिमाचली क्षेत्रों में शीतकालीन गेहूं तथा जौ की खेती नहीं करते। भारत के पर्वतीय राज्यों में हिमाच्छादित शिखरों का दोहरा परोक्ष प्रभाव पड़ता है। निचले ढालों पर सेब आदि के बागान लगाने के लिए अनुकूल ठंडी मौसमी दशाएं उपलब्ध होती हैं। उच्च ढाल की हिम पिघलने से सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध हो जाता है। तो हिमपात के आसपास के क्षेत्रों को हिमपात तापमान को प्रभावित करता है और वहाँ पे तापक्रम बहुत अधिक गिर जाता है। इन क्षेत्रों में पशुपालन अधिक होता है और समूर व बाल वाले पशुपाल का पालन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। आर्द्रता से तात्पर्य है वायु में जल वाष्प की मात्रा, और यह मात्रा परिवर्तनशील होती रहती है, जो उसके तापमान
व स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करती है। आर्द्रता से पौधे प्रत्यक्ष रूप से नमी ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित होती है। सूखे द्वारा निम्न आर्द्रता उत्पन्न होती है जो पौधों को प्राकृतिक विकास में बाधक होती है। तो आर्द्रता की पर्याप्तता होनी चाहिए किसी क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए। फिर है ओस व तुषार। मृदा में नमी का संचय व संरक्षण, पत्तियों द्वारा जल सोखना, ताप को विलंबित और वाष्पोत्सर्जन दर को कम कर पौधों के विकास में सहायक होती है। पौधों की कोशिकाओं का हिमीकरण और पौधों के निर्जलीकरण की समस्या ऐसे में हो जाती है। बसंतकालीन तुषारपात पुष्पन काल को देखते हुए हानिकारक होता है। ऐसे ही अन्य जलवायु फैक्टर्स है, कोहरा व कुहासा, ये भी फसल को प्रभावित करता है। सूर्य प्रकाश की मात्रा कितने समय तक उपलब्ध है, धूप कितनी है, ये भी फैक्टर जलवायु का फैक्टर है जो कृषि वर्धन काल को प्रभावित करता है। वर्षा और सूखा, प्रत्येक फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा ही है, और वर्षा समय पे ना हो, पर्याप्त ना हो तो ये फसल के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती है और ऐसी स्थिति में सूखा और अकाल देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक तथ्य के अंतर्गत हमने धरातल और जलवायु का अध्ययन किया है। धन्यवाद।